खाड़ी युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अब ये युद्ध मिलिट्री वॉर की बजाय आर्थिक वॉर की तरफ बढ़ चला है और वहीं पे फंसा हुआ है। एकदम ताजा अपडेट ये है कि अमेरिका ने एक नया पैंतरा रखा है कि अब्राहम एकॉर्ड साइन करें सारे देश, और एक बहुत लंबा चौड़ा ड्राफ्ट बनाया है उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। तो एक सवाल उठता है कि अब्राहम एकॉर्ड है क्या? अब ये अचानक से हॉर्मुज के इस बीच में कहां से आ गया और ये ट्रंप क्यों लेके आए? दूसरा, कई बार मन में आता है कि क्या वाकई ट्रंप वहां पे सीज फायर चाहते हैं क्या, या ईरान को, पूरे खाड़ी देशों को उलझाए रखना चाहते हैं? उसके इकोनॉमिक रिपरकशंस उनके ऊपर तो है ही, लेकिन दुनिया के एशियाई देशों में, चीन है, भारत है, जापान है, इनमें ज्यादा हो रहे हैं। तो मकसद क्या है और ये मामला सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मिलिट्री वॉर तो बंद है, अब इकोनॉमिक वॉर चल रहा है और उसकी सबसे ज्यादा मार भारत जैसे देशों में पड़ रही है। इस पहेली को समझना जरूरी है कि ये जो नया ट्विस्ट है ये क्या है और ये क्यों है। इस पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ आज शिवकांत जी हैं। शिवकांत जी बीबीसी हिंदी के संपादक रह चुके हैं और लंदन में रहते हैं और बहुत ही ज्यादा दुनिया की जो जियो पॉलिटिक्स है उसको नजर में रखते हैं। शिवकांत सर, बहुत बहुत स्वागत है और बड़े दिन बाद आज हम लोग इस मसले को हल करने के लिए आपकी मदद चाहते हैं। तो पहले तो सर दर्शकों को ये समझाइए कि ये जो नया पैतरा छोड़ा इन्होंने अब्राहम एकॉर्ड का, तो मुझे पहले तो ये समझा दीजिए अब्राहम एकॉर्ड है क्या, और फिर बताइए ये पैतरा ये क्यों लेके आए। देखिए, मोटे तौर पे अब्राहम एकॉर्ड जो है वो एक तरह की पश्चिम एशिया को इंटीग्रेट करने की योजना है, आर्थिक योजना है। उसमें राजनीतिक पहलू ये है कि अर्थ पूरे खाड़ी और पूरे पश्चिम एशिया की अर्थव्यवस्था को समेकित करने के लिए चाहते ये हैं कि इजराइल का एक तरह से पूरे पश्चिम एशिया में समावेश हो जाए। अभी तक इजराइल को उसके पड़ोसी देशों ने मान्यता, दो पड़ोसी देशों ने मान्यता दे रखी है और वो है मिस्र और जॉर्डन। उनके अपने अपने वजह हैं। इसके अलावा किसी देश ने इजराइल को मान्यता नहीं दी थी अब्राहम अकॉर्ड से पहले। अब्राहम अकॉर्ड के बाद 5 देश शुरू में अब्राहम अकॉर्ड में शामिल थे, जिनमें से कतर और यूएई, अमीरात, इन 2 देशों ने मान्यता दे दी। मतलब अब्राहम अकॉर्ड की पहली शर्त यह है कि आप इस्राइल को देश माने, उसको मान्यता दें, और उसके बाद ये जो आर्थिक कॉरिडोर है, फलाना है, ढिमका है, उसके बाद अर्थव्यवस्था को इंटीग्रेट किया जाएगा। और इंटीग्रेट होगी तो सबका फायदा होगा। यूरोप का फायदा होगा क्योंकि उसको वहां से ऊर्जा की जो उसकी सप्लाई चेन है वो एक तरह से अटूट हो जाएगी। आपस के झगड़े खत्म हो जाएंगे। झगड़ा क्या है? पूरे पश्चिम एशिया के झगड़े की मूल तो इसराइल है। और अगर आप अरब देशों से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि साहब फिलिस्तीन है मूल, क्योंकि इसराइल ने फिलिस्तीन पे कब्जा कर रखा है, वो उसको जो है वो देश नहीं बनने दे रहा। जबकि इसराइल का कहना यह है कि हमारे अपने अस्तित्व को खतरा है, हम तो देश हैं शुरू से, बाकी पूरी दुनिया ने हमें मान्यता दे रखी है कि केवल हमारे पड़ोसी मान्यता नहीं देते, और उनमें से कुछ पड़ोसी तो ऐसे हैं वो तो अपना जीवन का उद्देश्य ये मानते हैं कि मतलब जो भी इस्लाम में जो भी मान्यताएं हैं उनको मानने के बाद दूसरी मान्यता ये है कि इसराइल को खत्म किया जाए। तो ऐसे में आर्थिक इंटीग्रेशन कैसे होगा? तो यहां से मामला शुरू हुआ था। अब इस वक्त अब्राहम अकॉर्ड को लाने की क्या जरूरत है, इसके बारे में एक तो चीज ये हो सकती है कि ये जैसे नेतन्याहू ने पहले जो मास्टर स्ट्रोक कहें या जो भी था उनका, ट्रंप साहब को तैयार करना और इराक के साथ सीधी लड़ाई में उलझा देना, ये विचार तो निश्चित रूप से नेतन्याहू। और जो पहला हमला हुआ और उसमें जिस तरह के इनको जो है हासिल हुई सफलताएं, उसका सुराग भी इस्राइल के बगैर इनको किसी से नहीं मिल सकता था। तो यहां तक बात ठीक है। उसके बाद अब हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में संकट छा गया, परेशानी बढ़ गई, तो अब ये मानने लगे हैं कि नेतन्याहू ने अपने स्वार्थ के लिए अमेरिका को तो फंसाया फंसाया, पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया। उसी तरह का दूसरा विचार मुझे ये लगता है
इसराइल का दबाव ये है अब कि अगर ये समझौता होना है तो इसराइल युद्ध विराम करे, और ईरान की मांग ये है कि युद्ध विराम हर मोर्चे पर। युद्ध विराम का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका और इसराइल हम पे हमला करना बंद कर दें, और अगर इराक में जो इनके समर्थक हैं, या लबनान में जो इनके समर्थक हैं, या यमन में जो इनके समर्थक हैं, उन पे अगर इसराइल हमले जारी रखेगा तो लड़ाई जारी रहेगी। तो हर मोर्चे पे लड़ाई बंद होनी चाहिए। अब यहाँ इसराइल की सबसे बड़ी समस्या ये है, इसराइल ने ये जो मामला आगे नहीं बढ़ रहा है, जो एमओयू शांति का जो है वो साइन करने की बात है, उस पर हस्ताक्षर नहीं हो रहे हैं। उसमें एक अड़चन ये है कि इसराइल ये कहता है कि ठीक है, मैं इस मोर्चे पे भी युद्ध विराम करने को तैयार हूं, बशर्ते कि मुझे हमास या हिजबुल्लाह या किसी इस तरह के ग्रुप से खतरे का अंदेशा न हो। हम इस पे तब साइन करेंगे जब हमारा ये अधिकार सुरक्षित रखा जाए। अगर हमें खतरा महसूस होगा तो हम हमला करने के लिए, अपनी रक्षा के लिए हमला करने के लिए स्वतंत्र होंगे। ईरान का कहना तो फिर कैसा युद्ध विराम हुआ, तब तो आपको हमेशा ही खतरा महसूस होगा, आप हमेशा ही हमले करेंगे, और आप तो कर ही रहे ना। जब से ये युद्ध विराम हुआ है बाकी का, तब से आप देखें हमले तेज होते जा रहे हैं। बल्कि इजराइल ने तो खुल्लम खुल्ला, नेतन्याहू साहब ने तो कह दिया कि मुझे तो ग्रीन जो है हरी झंडी दे रखी है कि आप हिजबुल्लाह को साफ करने के लिए, चाहे वो लेबनान में हो या कहीं भी हो, स्वतंत्र है। तो हम तो कर रहे हैं। और अभी उन्होंने जो है गजा में एक और हमला करके हमास के एक और कमांडर को मार दिया। तो ये इसकी काट के लिए मुझे लगता है ये उन्होंने सुझाव दिया होगा कि साहब आप अब्राहम अकॉर्ड करा लीजिए, अब्राहम अकॉर्ड को इसके साथ जोड़ दीजिए। तो इसमें इजराइल का फायदा क्या है? इजराइल का फायदा ये है कि अगर सारे देश अब्राहम अकॉर्ड पे साइन कर देते हैं तो फिर लेबनान की भी जिम्मेदारी होगी कि वो अपने यहाँ हिजबुल्लाह को न पनपने दे। फिर यमन की भी ये जिम्मेदारी होगी। फिर हर देश की ये जिम्मेदारी बन जाएगी कि जो इजराइल विरोधी तत्व हैं, इनके यहाँ जिनको पनाह मिली हुई है, उनको ये लोग ना पनपने दें। अच्छा, ट्रंप साहब ने मैंडेटरी शब्द शुरू में लगाया था, लेकिन उसके बाद उसमें एक संशोधन किया कि एक दो देश ऐसे हो सकते हैं जिनके कारण हो सकते हैं, जिनको छूट दी जा सकती है। उनका इशारा इस तरफ है कि भाई अगर अब समझौता होगा तो ईरान तो इस वक्त उस स्थिति में नहीं है। मतलब ईरान के लिए इससे बड़ी पराजय क्या होगी कि आप समझौता तो करें सो करें, इतना सब जो है खो करके अब्राहम अकॉर्ड और साइन, मतलब इसराइल को मान्यता ऊपर से और दे दें, मान्यता और दे दें। तो ये तो वो कभी नहीं करेंगे, कम से कम इस वक्त नहीं करेंगे। अंततः उन्होंने कहा है कि अच्छा होगा, हम मतलब कोशिश करेंगे कि बाद में ईरान भी, असल में समाधान, असली समाधान इस पूरी समस्या का ये है कि सारे देश इसराइल को मान्यता दे दें और बदले में इसराइल जो है वो फिलिस्तीन का किसी न किसी तरह का देश बना दे। क्योंकि फिर इसराइल के पास ये बहाना नहीं रहेगा कि साहब हमारे अस्तित्व को खतरा, और जब हमारे आपके अस्तित्व को खतरा नहीं है तो फिर ये जो टू नेशन थ्योरी है, फिर आपको वो वहां पर छूट रियायत देनी पड़ेगी। तो यहाँ मामला आगे सुलझ सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। ये इसमें कितना टाइम लगेगा, कौन इसके लिए तैयार होगा, नहीं तैयार होगा। अच्छा, दूसरा देश, जो एक दो देश की बात कही, दूसरा देश मुझे लगता है पाकिस्तान होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अगर इसराइल को मान्यता दे दी तो वहां तो बलवा हो जाएगा। तो वहां जो उन्होंने सांप पाल रखे हैं वही उनके ऊपर चढ़ बैठेंगे। तो मुझे लगता है वहां की सेना को ये खतरा है। तो उन्होंने, क्योंकि मुनीर साहब तो अब इनके जो है एक तरह से शहजादे बने हुए हैं, तो वो तो इनके फेवरेट जनरल हैं, तो उन्होंने इसके लिए मना लिया होगा कि साहब हमें छूट दे दीजिए आप। सर, ये जो इन्होंने पूरा एक जो ना कि सऊदी अरब को भी, पाकिस्तान को भी, सबको लपेटे में ले लिया कि अब्राहम अकॉर्ड में आ जाओ। फिर उसी ट्वीट में, उठी सोशल में नीचे था जो आपने कहा कि एक दो देशों को रियायत मिल सकती है। तो मेरा सवाल ये कि इसमें सबको लपेटे में जब आप ले रहे हैं, और आपको भी शायद ये प्रैक्टिकली पता होगा कि यार ऐसा हो नहीं पाएगा, ये तो मतलब एकदम ऐसा नहीं कि आपने एक छोटी समस्या को ठीक करने के लिए पूरे आगे मैं पूरे शहर का ही बदल डालूंगा, वो होना नहीं है। तो ये क्या आपको ऐसा अंदेशा है कि ये मामले को ड्रैग करने की एक पॉलिसी, नहीं होगा तो ना हो? इसको अगर आप ट्रंप के पहलू से देखें, अभी तक तो हम इजराइल की बात कर रहे थे, ट्रंप के पहलू से देखें तो उनके सामने ईरान ने एक शर्त ये रखी है कि अगर आप शांति समझौता, अगर शांति के प्रति अगर आप जो है वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं,
तो फिर आपको यहाँ अपने ठिकाने रखने की क्या ज़रूरत है? आप हमसे शांति समझौता चाहते हैं, हम शांति समझौता कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि आगे से लड़ाई नहीं होगी। तो अगर आगे से लड़ाई नहीं होगी तो हमसे खतरा नहीं है आपको। हमसे अगर खतरा नहीं है तो फिर ये ठिकाने क्यों हैं आपके यहाँ? तो मांग ईरान की ये है कि अमेरिका अपना पूरा बोरिया बिस्तर इस क्षेत्र से समेटे, अगर आपको स्थायी शांति चाहिए। मुझे लगता है उसकी काट जो है वो, अगर मतलब अमेरिका को ऐसा करना पड़ा, और अमेरिका कर सकता है, अमेरिका को करने में नुकसान कुछ नहीं है इसमें। अगर अब्राहम अकॉर्ड्स जो है उस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं तो इतने सारी सेना को वहां पटक करके खाम खा खर्चा, ठीक है खर्चा पानी यहाँ खाड़ी के देशों में तो खाड़ी के देश उनका उठा रहे हैं, ये अपना खुद नहीं उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी जोखिम तो है ही ना। तो वहां क्यों पटक रखा है उनको वापस बुला लेंगे और इस बहाने जो है वो महान भी साबित हो जाएंगे। साहब हमने जो है इनका जो मागा जो बेस है, मतलब इनके जो समर्थक हैं, उनको भी ये बात अच्छी लगेगी। लेकिन उसके लिए जो असली गारंटी होगी वो अब्राहम अकॉर्ड होगी। तो अगर अब्राहम अकॉर्ड पे सारे साइन कर देते हैं और ईरान भी अल्टीमेटली साइन कर देता है तो ये वापस चले जाएंगे। ईरान ने अब्राहम अकॉर्ड पे शामिल जो है उसके लिए तैयार होगा, नहीं वापस जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ईरान की जो ये शर्त है कि आप अपना बोरिया बिस्तर समेटें, उसकी ये काट है कि हम अपना बोरिया बिस्तर समेटेंगे बशर्ते कि आप अब्राहम अकॉर्ड पे दस्तखत करेंगे। अगर आप नहीं करना चाहते, इसका मतलब आपके मन में चोर, आप जो है वो इसराइल को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए हमारा रहना जरूरी है। तो ये उसकी काट भी हो सकती है। तो मतलब आप इसे इसराइल का मास्टर स्ट्रोक भी मान सकते हैं और आप इसे मतलब, हालांकि ट्रंप के लिए जाने नहीं जाते हैं, लेकिन वो ट्रंप का मास्टर स्ट्रोक भी मान आजकल कोई भी मास्टर स्ट्रोक तो ये दोनों ही हो सकते हैं इस तरह से। और हाँ, आपकी बात सही है, ये जो है इस तरह की अड़चनें आ गई तो ये अड़चन पे अड़चन है। हालांकि उसकी काट है अमेरिका के लिए, लेकिन मामला तो लटकेगा ना। तो इस वक्त आपने सही कहा, ये लड़ाई आर्थिक भी नहीं है इस वक्त, दिस इज वॉर ऑफ नर्व्स। ये लड़ाई इस बात की हो गई है कि दोनों अपनी नाक बजाना चाहते हैं, कौन पहले पलक झपकाएगा, कौन झेपेगा। फर्स्ट। ईरान को लगता है कि साहब वक्त हमारे साथ है। जैसे जैसे जो मध्यावधि चुनाव है नवंबर का, समय का पहिया उस तरफ जा रहा है, वैसे वैसे ट्रंप के दोबारा हमला करने के जो विकल्प हैं वो कठिन होते जा रहे हैं। तो जितना मतलब ये मामले को ड्रैग करेंगे और मामला उधर जाएगा, उतना ट्रंप के लिए मुश्किल होगी। ट्रंप के पास एक ही मतलब उपाय रह जाएगा कि वो नाकेबंदी अपनी जारी रखें। नाकेबंदी जितनी देर ट्रंप जारी रखते हैं, पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है, उनकी अपनी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। अब आप भारत में, हम लोग वाकई मतलब हर कोई दुखी है, पेट्रोल के दाम हर आए रोज बढ़ रहे हैं, लेकिन आप जरा अमेरिका के लिहाज से देखें, ठीक है मतलब वो कोई दूसरे के घर में दो कुएं खुद जाए और आपके घर के सामने एक कुआं खुद जाए तो ये कोई बहुत संतोष की बात नहीं है। लेकिन ये भी फैक्ट है, इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि अमेरिका में जो तेल के दाम हैं वो हर राज्य में दुगने तो हुए ही हैं, कुछ राज्यों में वो 2.5 गुने 3 गुने तक हो गए हैं। अब उसका उदाहरण ये है कि उससे पहले 2 से $2.5 पर गैलन उनके यहाँ आमतौर पे औसत भाव था। अब जो जहां सबसे सस्ता तेल मिलता है, टेक्सास वगैरह, वहां भी $4 से ऊपर है, तो दुगना तो हो गया लगभग। और कैलिफोर्निया और कुछ जगहों पर वो $5.5 भी है, कई जगह तो $6 के आसपास टच करता है, फिर वापस आ जाता है। तो आप कल्पना करें कि $2.5 से, खैर वहां 2.5 नहीं था, वहां शुरू से भी 3.5 या 4 था। वो इसलिए है, और ये भी भारत के लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि अमेरिका में एक राज्य में जो है वो $4 पर जो है वो गैलन है, और दूसरे राज्य में $5.5 पर गैलन, मतलब 60% 70% का फर्क हुआ ना, 50% का फर्क हुआ। हमारे यहाँ अगर राज्य में ऐसा हो जाए तो हंगामा मच जाएगा। वहाँ ये इसलिए है कि कुछ राज्य जो है वो जलवायु की चिंता करने लगे हैं, तो वो जलवायु के लिए या दूसरी चीजों के लिए टैक्स लगाते हैं। उस टैक्स का जो है वो जन कल्याण में या जन योजनाओं में इस्तेमाल होता है। भारत में भी
ये लोग भूल जाते हैं कि ये जो 110 रुपया 105 रुपया जो आपको तेल मिल रहा है, उसमें से 30% राम नाम का वो जो है केंद्र सरकार का है और 10-5% राज्य सरकारों का भी है। इतना टैक्स है। यस अगर इस यस टैक्स को वो हटा दें तो अपने आप तेल सस्ता हो जाएगा ना। तो हर कोई मतलब झंडा लेके बैठ जाए, जब टैक्स टैक्स हटा दिए तो उसके बाद इस सड़कों की मरम्मत कौन करेगा? बाकी ये करेक्ट। जो काम हो रहे हैं उसी तेल से वो कौन करेगा? सरकार का दिवाला निकल जाएगा और रुपया कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। आपका तेल सस्ता होगा, रुपया और गिर जाएगा, फिर और तेल महंगा होगा, फिर आपको उसको ऊपर उठाना पड़ेगा। तो ये दुष्चक्र जो है वो चालू हो सकता है। तो इसलिए सरकारें चाह कर भी ये सब नहीं करती हैं, नहीं कर पाती हैं। और जलवायु के लिहाज से अगर देखें, वैसे ही सांस नहीं आ रही है लोगों को, तो ऐसा करना नहीं चाहिए। बल्कि राइट। ये मौका उठा करके इस वक्त तेल के दाम जो बढ़े रहने देने चाहिए, ताकि लोग मजबूर हों। ठीक है, कुछ लोगों को नुकसान होगा, जिनको ज्यादा आपको लग रहा है जो कमजोर वर्ग के हैं, उनको आप सीधे जो है पैसा दे दीजिए। अगर आपको उनकी मदद करनी है, करनी है तो आप महीने का या कुछ मतलब 3 महीने का कुछ हिसाब से, जैसे यहाँ कई बार होता है कि साहब आपको 100 पाउंड दे दिए, अमेरिका में होता है $500 दे दिए सबको, कि ये जो मतलब चोट लग रही है। कोविड में तो ऐसा होता ही था बराबर। तो बिल्कुल। आपको उसके लिए कंपनसेशन दिया जाता है। तो गरीब लोगों को खाली दिया जाए, जो समर्थ है उनको ना दिया जाए। और उनको उससे वो मजबूर होंगे कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके लोग चलने लगे हैं, हर एक को रथ कंपनी। चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए। तो वो रथ से जो है वो विमुख हों और बिजली के वाहनों के बारे में सोचें। और सरकार भी बिजली के वाहन खाली आप चलाने देहात में चले जाए बिजली के वाहन को लेकर के, तो कैसे चलेगा? चार्जर तो है नहीं। तो यस। आपको सब जगह सरकार को चार्जर तो लगाने पड़ेंगे या कंपनियों को चार्जर लगाने पड़ेंगे, उसमें पैसा लगेगा। तो ये सब दूरगामी चीजें हैं। चीन ने पहले सोचा, आपको पहले सोचना चाहिए था। तो इस तरह के मौके आपको इस तरह की चीजों पर विचार करने के लिए मजबूर करते हैं। ये तो ये आपदा में तो अवसर भी। अमेरिका की लिहाज से भी देखें तो चोट तो उनको भी पड़ रही है ना। तो अगर मामला खिंचता है तो अमेरिका में संकट ट्रंप के लिए भी बढ़ता है। तो ईरान को ये लग रहा है कि ठीक है, धीरे धीरे जो फंदा है उनके गले में कसता जा रहा है, इसलिए हम क्यों करें अभी। जबकि ट्रंप को ये लग रहा है कि ईरान के गले में फंदा कसता जा रहा है, क्योंकि उनका तेल भी नहीं बिक रहा है। जब तेल भी नहीं बिकेगा, हालांकि वो क्लेम कर रहे हैं चीन के टैंकर तो जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि चीन के टैंकर तो जा भी रहे हैं, लेकिन केवल चीन के टैंकर जाने से ही जो है वो वहां की अर्थव्यवस्था अब चलने की स्थिति में नहीं है। तो जैसे जैसे ट्रंप को ये लगता है कि जैसे जैसे जो है मामला अटकता जा रहा है, वैसे वैसे ईरान के भीतर जो है वो ये जो प्रशासन है, इसके गले में फंदा जो है वो कसता जा रहा है। और मुझे कुछ और सर मिल जाएगा तो ये अपना सब कुछ त्याग देंगे। अब इसमें एक सिनेरियो पेंटिंग करते हैं। जो ड्राफ्ट बनाया गया वो 15 17 20 कॉलम रखे गए, उसमें से अब्राहम एगार्ड हमने समझ लिया क्या है। एक पॉइंट तो वो हो गया, ये अब्राहम एगार्ड में आप भी साइन करो, या कुछ समय के लिए ईरान को माली छूट दे दी गई। तब भी दो शर्तें जो अमेरिका लगा रहा है कि आपका न्यूक्लियर जो एनरिच्ड यूरेनियम है, या जिसको न्यूक्लियर डस्ट बोलते हैं, वो खत्म करना पड़ेगा। चाहे अपने यहाँ खत्म करो या दूसरे देश में खत्म करो, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सामने होगा। दूसरा, हॉर्मुज को पूरी तरीके से फ्री करिए और उसके नीचे जो माइन बिछा रखी है वो खत्म करिए। ये दो प्रमुख शर्तें हैं जिस पर ईरान एग्री नहीं होगा। दूसरी तरफ वो अमेरिका से कह रहा है कि जितने आपने मेरे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के एसेट फ्रीज कर रखे सब फ्री करो, और आप ये गारंटी दो कि अब दोबारा हमला नहीं होगा और यहां से अपना बोरिया बिस्तर समेट के जाओ। अब ये ऐसी शर्तें हैं जो कोई मानने को तैयार नहीं, ना वो मान रहे ना वो मान रहे। जब भी उनका कोई ड्राफ्ट आता है ट्रुथ सोशल पे, तो मुझे देख के हंसी आती है, यार इसमें तो डील हो ही नहीं सकती। पहली शर्त में ये आप सोचिए ना, ईरान की तरफ सोचिए, अगर उसने ये मान लिया कि हमारा न्यूक्लियर खत्म कर दो और मैं हॉर्मुज एकदम क्लीन कर दो, तो उसमें बचा क्या लड़ने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे ये समझाइए आप कि क्या वाकई ये युद्ध खत्म होने की स्थिति में दिख रहा है आपको, या अभी ये 4-6 महीने ऐसे ही खिंचेगा, बावजूद इसके कि अमेरिका में ट्रंप को चुनाव भी लड़ना है नवंबर में। देखिए, ट्रंप साहब ये करेंगे चुनाव के आसपास के, जैसा कि इन्होंने ऑलरेडी कर दिया है। अब बात तो ये चल रही है ना कि 2 महीने के लिए हम युद्ध विराम आगे बढ़ा देंगे। हो सकता है वो 2 महीने जो है वो 6 महीने में बदल जाए। तो जो जंग है, जो सैनिक युद्ध है, वो नहीं होगा।
लेकिन ये तनातनी कि साहब आप ये करेंगे तब मैं ये करूंगा, आप ये नहीं करेंगे तब मैं नहीं करूंगा, ये तो चलेगा। और इसके आपने जो है बिल्कुल सही कहा कि मुझे लगता है परमाणु समझौते पे तो, क्योंकि वो एक टेक्निकल मामला है, उसमें ट्रंप को भी मालूम है, ईरान को भी मालूम है, उसमें देर लगेगी। तो फिलहाल जो एमओयू ये साइन करने जा रहे हैं उसमें वो वाला मामला नहीं है। उसमें ईरान मान गया है कि हम जो है फंडामेंटली बम नहीं बनाएंगे, और मामला अटका हुआ इस पे है कि आप 20 साल ये नहीं करेंगे, ईरान कह रहा है 5 साल 3 साल से ऊपर नहीं करेंगे, तो वो कितने साल आप यूरेनियम एनरिचमेंट दोबारा शुरू नहीं करेंगे सिविल पर्पस के लिए भी, वहां एक तो मामला अटका हुआ है। दूसरा जो उससे बड़ा सवाल है कि वो जो 450 किलो या कुछ लोग कह रहे हैं 2000 किलो भी है, तो वो जो 60% एनरिच्ड यूरेनियम है उसका क्या किया जाए। ईरान जो है इसके लिए तैयार नहीं है कि वो अमेरिका को दिया जाए, तो ये तो अमेरिका भी मान गया है चलो हमें ना दो। दूसरे देश को देने के लिए अमेरिका अभी राजी नहीं है। ईरान का कहना ये है कि हम इसे डाइल्यूट कर देंगे, उस पर अमेरिका राजी नहीं है क्योंकि उनको भरोसा नहीं है कि ये डाइल्यूट करेंगे। तो वो मामला जो है वो बाद में सुलटा जाएगा। उसको फिलहाल ये जो एमओयू साइन होगा इसकी अड़चन से अलग कर दिया गया है। फिलहाल जो मामला अटका हुआ है वो केवल होर्मुज को लेके है, और ये जो एमओयू है उसमें जो इसराइल का ये कहना कि साहब जब तक हमारी ये जो मतलब हमारा अधिकार सुरक्षा के लिए हम हमला कर सकते हैं, ये जब तक शामिल नहीं किया जाएगा तब तक हम उस पर राजी नहीं होंगे। तो एक तो इसराइल ने मामला अड़ा रखा है, और दूसरी तरफ होर्मुज का मामला अड़ा रहा हो। तो होर्मुज का मामला इस तरह से अड़ा हुआ है कि साहब पहले आप खोलिए नाकेबंदी, उसके बाद हम खोलेंगे, ईरान ये कह रहा है। अमेरिका ये कह रहा है पहले आप खोलिए उसके बाद हम खोलेंगे। और ईरान ऊपर से ये भी कह रहा है कि देखिए वो सब तो ठीक है, हम टोल भी नहीं लेंगे, हम जो है वो रास्ता खोल देंगे, जहाज आने जाने लग जाएंगे, लेकिन हमारा संप्रभुता का जो अधिकार है ये हमारी जल सीमा है, इस जल सीमा की सुरक्षा करने के अधिकार से आप हमको वंचित नहीं कर सकते। ये तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन होगा, तो इसके लिए तो हम तैयार नहीं होंगे। हम जब चाहें किसी की भी तलाशी ले सकेंगे, हमें कम से कम ये अधिकार। तो ये जो कह रहे हैं ना निगरानी, ये हमारे, अब जब आपको तलाशी देने का अधिकार अगर आपका रह जाता है, तो उस तलाशी में आप किसको धमका करके पैसा लेते हैं नहीं लेते हैं, क्योंकि ईरान वैसे भी जो टोल वसूली कर रहा था वो डॉलर में, तो उनका दिमाग खराब थोड़ी है, डॉलर में तो करेंगे नहीं वो। तो टोल वसूली जो है वो उनका सबसे ज्यादा उनके पास युआन है या दूसरी जो भी करेंसी है उन करेंसी गोल्ड में कर लेंगे सर, वो तो किसी में भी कर लेंगे। तो इसलिए वो किसी ऐसी करेंसी में, रूबल में कर लेंगे, किसी ऐसी करेंसी में वो टोल लेंगे जिसका आपके पास ट्रैक करने का कोई जरिया ही नहीं है। तो अमेरिका को मालूम है अच्छी तरह से। तो इसलिए वो वहां मामला अटका हुआ है कि ठीक है अगर इनको अधिकार भी दिया जाए तलाशी लेने का, तो उस अधिकार की सीमाएं उसकी निगरानी कौन करे। तो जब तक वो जो है तय नहीं हो जाता तब तक मामला आगे नहीं बढ़ेगा, होर्मुज नहीं खुलेगा। और ऐसी शर्तों के बाद होर्मुज खुल भी गया तो ये भूल जाइए कि जो दाम लड़ाई होने से पहले $60 थे, $60 पे नहीं आएंगे। 100 से ज्यादा वो 80, 75-80 के आसपास अटक के रह जाएंगे, क्योंकि जब तक पूरी तरह से, ये तो एमओयू है, इससे तो कोई कभी भी मुंह कर सकता है, जब तक पूरा समझौता नहीं होता। और अब इन्होंने अब्राहम अकॉर्ड का और जो है वो पिटारा खोल दिया है, और जब तक वो नहीं हो जाता तब तक आप पूरी तरह से नॉर्मल स्थिति को नहीं मानेंगे। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक जो शिपिंग कंपनियां हैं, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, वो अपना प्रीमियम जारी रखेंगी, वो उसको घटाएंगी नहीं। और जो तेल बेचने वाले देश भी हैं उनको काफी सारा मरम्मत वगैरह करनी पड़ेगी, उनका बहुत नुकसान हुआ है, तो वो भी अब सस्ते दाम पे आपको नहीं देंगे इस वक्त, क्योंकि पूरी दुनिया को जरूरत है, भारत को जरूरत है, चीन को जरूरत है। अर्रा के हर कोई कहेगा कि साहब हमें 30 मतलब हमें 3 महीने का, हमें 6 महीने का, हमें 10 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दे दो। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं
वो इतनी आसानी से सस्ते में नहीं मिलने वाले हैं, तो पहले से तो महंगा रहेगा। तो इसके लिए भारत को या किसी भी देश को तैयार रहना चाहिए कि वो स्थिति लौटने में अभी साल लग सकता है, बल्कि उससे भी लंबा अरसा लग सकता है। तो ये तो है, अपना इंतजाम कीजिए। तो जो अतिशय संकट है वो दूर हो सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत संकट जारी रहेगा, और इससे निपटने के लिए आपको दूरगामी योजना की जरूरत है। तो इसलिए जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किफायत बरतो, और उससे बड़ी किफायत की समस्या ये है कि जो यूरिया है उस पर डिस्काउंट लोगों को शायद पता नहीं है। किसानों को आप 266 रुपए में बोरा देते हैं यूरिया का, और उसकी कीमत कितनी है? 4,000 रुपए। 4,000 रुपए का यूरिया आप किसान को अब 266 रुपए में दे रहे हैं। ये सब्सिडी है। इसको लेकर के ही तो अमेरिका भी नाराज है, यूरोप भी हमेशा से नाराज रहता है कि आप किसान को सब्सिडी दे रहे हैं। और उस सब्सिडी का दुरुपयोग किस तरह से हो रहा है कि किसान जो है वो बाकी जो पोटास और फास्फोट वगैरह उसकी जगह सब यूरिया ही डालने को तुले हुए हैं, तो यूरिया झोंक देते हैं फसल में। और दूसरा है कि उसका ब्लैकमेलिंग हो रही है, वो यूरिया से दूसरे रसायन बन के लोग मुनाफा कमा रहे हैं। यूरिया जो है वो बांग्लादेश और तमाम दूसरे देशों में स्मगलिंग हो रही है उसकी। तो ये सारी चीजें हो रही हैं उसके साथ साथ। तो अल्टीमेटली क्या है कि मैं ये इसलिए बात उठा रहा हूं कि इस संकट की वजह से यूरिया के दाम दुगने हो गए हैं। तो यूरिया आपको जो खरीदनी पड़ रही है, ये आपकी गलती है, आप क्यों नहीं बना रहे, ये लोग सवाल पूछ सकते हैं। तो इसमें जो है आप सरकार को किसी तरह से सही नहीं ठहरा सकते, क्योंकि आपको ये मालूम है इतनी बड़ी सब्सिडी दी जा रही है, तो अपने घर में यूरिया बनाया होता ना। आप पिछले 10-20 साल से क्या कर रहे हैं? तो आपने नहीं। तो अब जो वो यूरिया का बिल है, असली असली जो है मार उसकी है। और 1-1.25 लाख जो है वो करोड़ रुपया जो है वो उसमें जा रहा है। तो ये अपने आप में कोई छोटा मोटा बिल नहीं है, और रुपया गिरने का एक कारण ये भी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तो एक रैली में कहा भी था कि कितनी महंगी यूरिया हम कितने को दे रहे हैं, इसलिए करिए। और एक आप अच्छा याद दिलाया कि डोमेस्टिकली हम लोगों ने कुछ खास किया नहीं। आप देखिए उज्ज्वला के तहत गांव-गांव में सिलेंडर बंट गए, बहुत अच्छी स्कीम थी, मैं इसका समर्थक भी हूँ। लेकिन आपने बैकएंड में इसकी क्या तैयारी की कि सप्लाई बैकएंड पे अगर इंटीग्रेशन किया होता कि सप्लाई दुरुस्त रहेगी, तब तो होता। आज पेट्रोल डीजल से बड़ी समस्या एलपीजी की है, क्योंकि बिल्कुल वो है। आप ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो अब यही मेरा सवाल भी है आपसे कि जो ये आर्थिक झटका या इन्फ्लेशनरी सुनामी, ये शॉक है, इसके लिए आप भारत को कितना तैयार मानते हैं? बिल्कुल तैयार नहीं है भारत। ये तो आर्थिक झटका अलग से, भारत के सामने तो उससे बड़ी समस्या ये है, ये जो भुगतान असंतुलन हो रहा है वो इस वक्त हम सब जानते हैं, खासकर जो बाजार पे नजर रखते हैं, और आप तो खास रखते हैं उस पे, कि जब सेमीकंडक्टर, एआई और जो है क्वांटम कंप्यूटिंग और इस तरह की जो फैशनेबल जो सेक्टर हैं, उनकी कंपनियां हर महीने दुगनी तिगुनी हो रही हैं। मैं एक उदाहरण दूं आपको, एमयू, क्या नाम उसका, माइक्रो, ये अमेरिकन कंपनी है जो आपकी माइक्रोन। मेमोरी बनाती है। माइक्रोन। माइक्रोन। तो माइक्रोन के दाम पिछले, मैं देख रहा हूं, 3 महीने के भीतर तिगुने हो गए हैं। तो कल रात में कौन, सर 19% चल गया है, $1 ट्रिलियन कंपनी बन गई वो। हाँ, तो कौन बेवकूफ 10% या 20% का रिटर्न लेने के लिए साल भर या 2 साल या 4 साल भारतीय शेयर बाजार में रहेगा? वो भाग करके इन कंपनियों में निवेश कर रहे हैं। तो जहां जहां ये सेक्टर मजबूत है, चाहे वो ताइवान में है, चाहे वो अमेरिका में है, अमेरिका तो खैर घर है उसका, चाहे वो यूरोप के कुछ देशों में है, तो वहां वहां पैसा जा रहा है निकल करके। और ठीक है, हमारा निवेश हो रहा है, लेकिन उस अनुपात में निवेश नहीं बढ़ रहा है। तो निवेश आ रहा है, बाहरी निवेश, जो कि भुगतान संतुलन को ठीक करता है, और लेकिन निवेश जा भी रहा है। और हमारे अपने उद्योगपति, उनके जो है वो उम्मीदें या उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं, तो वो विदेशों में कंपनियां खरीद रहे हैं, अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। भारत में उनको लग रहा है कि परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं। सरकार, अगर ये सरकार न रही, दूसरी सरकार, हर उद्योगपति सोचता है ना भैया, आप
10-20 अरब या 10,000 2,000 करोड़ का निवेश करते हैं, तो ये सोच के थोड़ी करते हैं कि ये सरकार पूरी जिंदगी रहेगी। मान लो अब सरकार बदल गई तो क्या होगा मेरे निवेश का। तो ये सब सोच करके ज्यादा स्थिर जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वहां लोग निवेश करना चाहते हैं, आप उनको नहीं रोक सकते। तो उस बहाने भी पैसा तो जा रहा है ना, पैसा जा रहा है तो रुपया गिर रहा है। तो ये सारे कारण हैं। तो आपने जो आर्थिक सुधार जिसकी बात आप विपक्ष में बैठ के करते थे वो आप नहीं कर पाए, चाहे वो कृषि के आर्थिक सुधार हो, चाहे वो श्रम के आर्थिक सुधार हो, चाहे वो जमीन को लेकर के हो, चाहे वो किसी और चीज को लेकर के हो, चाहे वो मतलब बुनियादी ढांचा लोगों को उपलब्ध कराने की बात हो, या कानून व्यवस्था की सुरक्षा। आप देश देखें, आधा देश बंगाल जो है उसमें कोई सिरफिराई जाकर के निवेश करने को तैयार होगा। अब जो है सरकार बदली है, स्थितियां क्या होंगी भगवान जाने। उससे पहले बिहार उसी कैटेगरी में आता था, पूरा ईस्टर्न यूपी उसी कैटेगरी में आता था, झारखंड उसी कैटेगरी में आता था, छत्तीसगढ़ उसी कैटेगरी में आता था। लगभग आधा देश आपका ऐसा था जहां या तो रंगदारी ली जाती है, या माफिया राज चलता है, या कोई न कोई आपसे हफ्ता वसूली करने आ जाता है, या कोई वैसे ही लूट के ले जाता है। तो ऐसी स्थिति में कौन निवेश करेगा जब आधा देश आपका निवेश के लिए तैयार नहीं है। तो होना तो ये चाहिए कि कम से कम आप कानून व्यवस्था ठीक करें, आप सुरक्षा की स्थिति बेहतर करें, आप प्रशासनिक ढांचा ठीक करें। ऐसा न हो कि चीन जो है वो 15 दिन के भीतर सब कुछ आपको मुहैया करा देता है और आप अपनी फैक्ट्री की नींव रख के चालू कर सकते हैं, और यहाँ कहने को तो आप महीना 2 महीना जो भी दावे करें, लेकिन यहाँ महीनों और सालों लग जाते हैं, लोग छोड़ के भाग गए हैं, लोगों को भगा दिया गया है। ऐसे राज्य भी तो हैं जिन्होंने अपने ही उद्योगपति को पीछे पड़ के भगा दिया। यस यस, बंगाल तो सबसे बड़ा उदाहरण उसका। ऐसी ऐसी परिस्थितियां जो हैं वो देश में हैं। वो आप अल्टीमेटली आप किसी को भी दोष दें, लेकिन वो परिस्थितियां तो है ना, और उन परिस्थितियों के चलते निवेश मैं नहीं आएगा तो रुपया गिरेगा। बड़ा मिस्टेक बताता हूँ, जैसे एप्पल के आईफोन की बड़ी असेंबली भारत में हो रही है और उसको हम सेलिब्रेट करते हैं कि हम तो इतना बड़ा फोन बना के, और कई बार सरकार भी कहती है हमने इतने मोबाइल फोन बनाए और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम हम लोग दोष दे रहे हैं कि तेल का इंपोर्ट बहुत है इसलिए डॉलर बहुत खर्च हो रहा, रुपया कमजोर है। नहीं, आप 10 साल की हिस्ट्री देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट सिग्निफिकेंटली बढ़ा है और हम असेंबली कर रहे हैं, तो हम बाहर से लाते हैं फिर बना के भेजते हैं। तो वो जो हमारा जो एक्सपोर्ट बढ़ा है उसके पीछे हमने कितना इंपोर्ट बढ़ा लिया ये भी देखिए आप। ये दवा उद्योग में भी यही हाल है। एग्जैक्टली तो आपको वो तैयारी करनी चाहिए थी ना, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स को ईएमएस को इतना पीएलआई देके बढ़ाएंगे तो वो जो माल है चिप कहां से आएगी? आप ही चाइना से ही, चाइना से ही आप लाके असेंबल कर रहे हैं फोन। तो रुपए की जो वीकनेस है ये स्ट्रक्चरल है। आप 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में एफडीआई नेगेटिव है और 25-26 में जो अभी खत्म हुआ है इसमें $0.4 बिलियन है। आप सोचिए क्या स्थिति है। तो डॉलर तो वीक, मतलब डॉलर तो स्ट्रांग होगा, रुपये करेंसी होना ही होना वीक, क्योंकि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। क्रूड को या युद्ध को हम लोग दोष दे रहे हैं 28 फरवरी की बाद से, उसके पहले से ये चल रहा है। 10 इयर्स की इकोनॉमिक हिस्ट्री देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े फ्लॉज उसमें देखेंगे, क्योंकि हमने तैयारी नहीं की। और काम जैसे ना कि अभी हॉर्मोन एकदम बढ़िया एग्जाम्पल है, युद्ध तो छेड़ दिया, कैसे बंद करें किसी को आइडिया नहीं था, तो अब नया पैतरा लेके आ रहे हैं कि साहब अब अब्राहम अकॉर्ड कर लो, ये कर लो, वो कर लो, खत्म करने का तरीका नहीं मालूम किसी को। सेम चीज यहाँ इकोनॉमी में हुई है। उज्ज्वला में सेम प्रॉब्लम, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में सेम प्रॉब्लम है, और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा ही नहीं, इसलिए हमको लगता है कि हमारी करेंसी अब नेचुरल फ्लो में नीचे जा रही है। तो ये तो हो गया सर झटका। फाइनली मुझे ये बताइए कि ये हॉर्मुज वाला मामला इनसाइट है या फंसा रहेगा? आपके हिसाब से भी चलेगा ये लंबा? नहीं, मतलब देखिए, लड़ाई होने के आसार तो अब कम है। जैसे जैसे समय खिंचता जाएगा, ट्रम्प साहब के विकल्प जो है, मैंने पहले ही कहा, वो विकल्प कम होते जाएंगे, और सबसे बड़ा विकल्प उनके पास यही है कि वो हमला कर दे। जैसे अभी कल ही तो माहौल किया, बनाया था। कल ही किया है। तो इस तरह के छिटपुट हमलों के अलावा वो बड़ी वाली लड़ाई अब नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये सामान्य होने में ठीक है, चाहे एमओयू भी साइन हो जाए, जो कि हो जाएगा, और देर सवेर समझौता भी होगा, लेकिन ये अड़चने, ये मामले जो हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये अटके रहेंगे। और जब तक ये अटके रहेंगे, मनोवैज्ञानिक रूप से आप तेल के दाम जहां पहले थे वहां नहीं पाएंगे, उसमें दिक्कत होगी। और
अनलेस के पूरी दुनिया जो है, जो कि कोई नहीं चाहेगा कि मंदी आ जाए और तेल की जो है वो मांग घट जाए और उससे तेल के दाम गिरें, तो ये तो बहुत बुरा होगा। ये ऐसा हो भी सकता है क्योंकि बहुत से अर्थशास्त्री अमेरिका में खास तौर पे इसकी भविष्यवाणियां करने लगे हैं। सर लेकिन भारत में मुझे लगता है कि वो जो बड़ी बड़ी रथ चलाते हैं जो, उनका अगर मिसयूज हम मान लेंगे डीजल का है, तो बाकी सब नीड बेस्ड ही है। अपने यहाँ इतना लग्जरी नहीं है कि लोग तेल लेके घूमने के लिए, जैसे अमेरिका में होता है कि हर वीकेंड में 5 गैलन भराया और चले गए घूमने। यहाँ ऐसा भी नहीं है। यहाँ तो बहुत 1-8% ऐसा होगा। तो हमारे यहाँ डिमांड कम होने की संभावना नहीं, 4% एवरी ईयर इंक्रीमेंटल डिमांड है क्रूड की। हाँ, लेकिन केवल हमारी मांग से नहीं चलता ना, तो पूरी दुनिया के हिसाब से देखिए, तेल का दाम तो भारत तो तय नहीं करेगा। भारत तय करता तो ठीक है, भारत एक सिग्निफिकेंट उसका जो है कंज्यूमर है, बड़ा इम्पोर्टर है यहाँ। लेकिन केवल भारत से नहीं होगा वो तो। अगर मंदी उनको अमेरिका में, चीन में तो हालत वैसे ही बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि उनके मुनाफे वगैरह बढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ ऋण की समस्या है। मुझे सबसे बड़ी चिंता, और वो ट्रम्प साहब को उसी की भाषा समझ में आती है, बॉन्ड मार्केट की। और बॉन्ड की। मुझे लगता है बीच में जो 30 साल वाला जो बॉन्ड था अमेरिका का, वो ऐसा उसकी बिकवाली हुई कि उसकी जो यील्ड है उसके बदले जो डिस्काउंट मिलता है वो 5.5% से ऊपर चला गया था। अब आप 5.5। कल्पना करें कि आपको घर बैठे गारंटी 5.5% अगर डिस्काउंट मिल रहा है 30 साल वाले बॉन्ड पे, तो कौन नहीं अपना निवेश जो है वो जोखिम वाली जगह से बेच के उसे खरीद के बैठ जाएगा, और जब करेक्ट। नीचे गिरेगा तब बेच देगा उसको। तो यही हो रहा है। तो अगर ये होता है, और वो ये इस बात की तरफ इशारा है कि अर्थव्यवस्था में वहां भी सब कुछ ठीक नहीं है, मंदी आ सकती है। और वहां अगर मंदी आती है तो वो दुनिया की 1/4 अर्थव्यवस्था है। वहां मंदी आती है तो चीन उसमें शामिल हो जाएगा, क्योंकि चीन का सबसे बड़ा जो उपभोक्ता है वो तो अमेरिका ही है। फिर उसमें यूरोप भी शामिल हो जाएगा। तो मंदी का जो चक्र शुरू होगा उसको, वो बहुत जल्दी घूमता है पहिया, और इसका खतरा बना हुआ है। और ये मुझे लगता है ट्रम्प साहब को सबसे ज्यादा समझ में आना चाहिए कि तो खुद कारोबारी आदमी है, तो इससे भी उनके विकल्प जो है वो सीमित होते हैं कि वो अगर लड़ाई दोबारा करना भी चाहें तो वो नहीं कर पाएंगे। तो अभी वही गीदड़ भभकी और ये सब तमाम तरह के खेल खेल के, कभी कुछ कह दिया कभी कुछ कह दिया, ये ना घड़ी में तोला घड़ी में माशा करके वो ईरान से ज्यादा आसपास के देशों पर दबाव बनाए हुए हैं। वो ये इस यस। सारे के छोड़ के वो ईरान से ज्यादा जो खाड़ी के दूसरे देश हैं उन पे दबाव बनाते हैं, ताकि वो दबाव डालें उनके ऊपर भी और ईरान के ऊपर भी। और अगर होना कोना समझौता भी हो जाए तो वो ये डिक्लेयर कर सके कि देखो साहब, मैंने तो इनकी बात मान के मैं पीछे हट गया, वरना मैं तो खत्म ही करने वाला था इसको। तो अल्टीमेटली यही होगा, समझौते का लब्बो लबाब ये निकलेगा, लेकिन वो होगा, समय लगेगा उसमें। लेकिन समय ये लगेगा लेकिन होगा। ये नहीं हो सकता है कल हो जाए या 1 महीने के भीतर हो जाए, उतनी जल्दी सुलटने वाला मामला नहीं है। तो समय लगेगा, और इसमें भारत सहित दुनिया के तमाम देश परेशान होंगे। और अमेरिका में आपने सही कहा, मंदी का खतरा बन रहा है अब। और जो नए उनके IMF चेयरमैन केविन वॉर्श, वो तो वैसे भी बहुत थोड़ा सख्त माने जाते हैं, हॉकिश टाइप का टोन उनका रहता है। तो वो जो झगड़ा शुरू होगा, मान लीजिए अभी तक तो वो ट्रम्प कहते थे, ट्रम्प साहब उनको लाए हैं। अब अगर उसने जो है ब्याज जिसकी की बात चल रही है, अगली जो बैठक होगी फेड की, तो उसमें लोग तो ये कह रहे हैं कि वो उनको बढ़ाना पड़ेगा, 0.25% ही चाहिए, सही ब्याज दर बढ़ाने पर। अगर ये हो गया तो सीधा युद्ध तो वहीं छिड़ जाएगा ट्रम्प के और उनके बीच में। और यस। अगर वहां युद्ध छिड़ा तो पूरी दुनिया में उसकी हलचल मचती है, उसके मारे शेयर बाजार और जो है वो बॉन्ड और ये सब उथल पुथल मच जाती है। तो वो इससे बड़ा युद्ध तो वो होगा, तो उसका भी खतरा है। आपने सही याद दिलाया। लेकिन कुल मिला के मेरी जाति वो राय माने तो मैं तो ये मानता हूँ कि अब्राहम अकॉर्ड चाहे उन्होंने जिस भी मंशा से ये मामला छोड़ा हो, लेकिन अगर इस पे 2-4 देशों को छोड़ के ज्यादातर देश तैयार हो जाते हैं, तो ये भारत के लिए भी अच्छी खबर है, इजराइल के लिए भी अच्छी खबर है, पूरी दुनिया के लिए भी अच्छी खबर है। एक अगर ऐसा हो पीस जाता सोल्यूशन अगर ऐसा होता है, कितनी संभावना लग रही है आपको? 100 में कितने % आपको लगता है ब्राह्मण कार्ड हो जाएगा? है, अभी तो मुझे लगता है 20% के आसपास है। ओ माय गॉड सर, अभी तो बहुत कम है।
तो मतलब अभी थोड़ी मेहनत अभी लगेगी टका इसमें। है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा सरदर्द तो सऊदी अरब के सामने है कि वो सऊदी अरब पे साइन करेगा कि नहीं करेगा, और इनका निशाना सबसे पहला सऊदी अरब ही होगा कि वो चाहेंगे कि जो है शहजादा साहब उस पे साइन कर दें, और बाद में फिर हाथी के पाँव में सबका पाँव, अगर वो साइन कर देंगे तो बहुत से देश कर देंगे फिर। उनकी इंतजार में हैं, वो साइन कर जाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या तस्वीर बनती है। लेकिन ये एक बात सिचुएशन है कि इतनी जल्दी सिचुएशन नॉर्मल होना नहीं है और मुश्किलें आगे बढ़ सकती हैं और भारत जैसे देशों को खास तकलीफ हो सकती है, क्योंकि हम नेट इम्पोर्टर हैं बहुत सारी ऐसी चीजों की जो खाड़ी देशों से आती है। सर थैंक यू सो मच, और देखते हैं कि अगर अकॉर्ड हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर हम लोग किसी और इसी विषय पर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।